नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट 286 लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज की जो प्रैक्टिस सेट में इतने शानदार सवाल हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में 99% आने की इनकी संभावना है। बहुत ही शानदार लेवल है आज का। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज कि आप कितने पानी में हैं। किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो कितने पानी में हैं। ठीक है, तो आपका आज का एग्ज़ाम है। ठीक है, आप देखते हैं दोस्तों आप कितने हिस्ट्री में माहिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 286 है ये। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब में मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब में ऐसी क्लास आपको शायद ही देखने को मिलेगी कम, क्योंकि हमारे दोस्तों जो सवालों का लेवल है काफ़ी हाई रहता है। हमने कुछ किताब भी लॉन्च की हैं, आप खरीद सकते हैं। यूट्यूब पर सबसे धांसू क्लास अब की बार नेट जरफ लेकर रहेंगे। दोस्तों मेरा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआर 4 बार नेट पास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपका फ़र्ज बनता है लाइक और शेयर करना। ठीक है, अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, और डेमो देखिएगा, ये भी एक प्रैक्टिस सेट का डेमो है, ये भी आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने 3 बुक लॉन्च किए हैं, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, 3 बुक को आप ऑर्डर करते हैं, तीनों बुक 700 रुपये में आपके घर पहुंच जाएंगी। ठीक है, 700 रुपये में। संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर 8218345167 संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम में आएंगी काम, बहुत अच्छा लेवल है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों। हर एक सवाल में आपको 30 सेकंड मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30 सेकंड मिलेंगे। हर एक सवाल में आपको 30 सेकंड मिलेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, सिखों ने राखी व्यवस्था शुरू की जिसका निहितार्थ क्या था, यानी कि उन्होंने जो शुरू की उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो पहला सवाल ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा, तीसरा और चौथा। और आपको इस सवाल में 30 सेकंड मिल रहे हैं। ठीक है, कमेंट करने के लिए। देखो 30 सेकंड तो मैं कहता हूं, मगर हो सकता है 40 सेकंड मिल जाए। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत जल्दी फटाफट कीजिए। ठीक है, और जितने भी लाइव हैं सब लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। जितने भी लाइव है सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे दोस्तों विजय जी, वीरेंद्र जी, ठीक है, सायमा जी, विष्णु जी, पुष्पा जी, सुमन कात्याल जी, बबली जी, सीमा तेवतिया जी, बिट्टू जी, विष्णु जी, मैजुद्दीन शेख जी, सबका स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह दिवाली और बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए सिखों के एक दल होता था। ये गलत है, पहला गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? तो जो राखी व्यवस्था थी वो क्या थी, इसका मतलब जो है पहला गलत है। दूसरा, यह किसानों से लिया जाने वाला एक कर था। कितना था? तो 1/5 था। ठीक है, और यह कौन सा कर था? यह जो भी किसान थे उनकी सुरक्षा की गारंटी देने वाला था। ठीक है, जो भी सिख किसान थे जो उनसे लिए जाने वाले कर था, जिसको राखी व्यवस्था बोलते हैं, यह जो कर था वह सुरक्षा के लिए था, परंतु सुरक्षा के साथ साथ में पूरे सिख समाज का सुरक्षा का दायित्व और धर्म प्रसार का कार्य भी किया जाता था। तीसरा गलत है और चौथा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने
आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये आज का। क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जो दो बार बंगाल का गवर्नर बना। ठीक है, गवर्नर बना 1760 से 65 और फिर 1767 में बना। ठीक है, तो क्लाइव यदि चाहता तो इलाहाबाद की संधि के समय अवध के नवाब को पद से हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका क्या कारण था दोस्तों? इलाहाबाद की संधि, देखो पहले जान लेते हैं इलाहाबाद की संधि क्यों हुई। क्योंकि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, उसको समाप्त करने के लिए इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि दो हुई। पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, दो संधि हुई जिसके तहत बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ और आधा जो बंगाल राज्य था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अंग्रेजों को दे दिया गया। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। इस सवाल का, उसका जो सवाल है वो देखते हैं हम। क्लाइव यदि चाहता कि इलाहाबाद की संधि के समय अवध के नवाब सिराजुद्दौला को पद से हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो पहले समझते हैं, यह अवध उस समय मराठों एवं बंगाल के राज्य की सीमाओं के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था। दूसरा, क्लाइव को डर था कि कहीं नवाब मराठों के संग ना चला जाए। तीसरा, क्लाइव को डर था कि कहीं अवसर पाकर मराठा शक्ति उस पर हमला न कर दे, या सभी। तो देखो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो लॉर्ड क्लाइव को डर ये था कि कहीं नवाब सिराजुद्दौला नहीं, अवध का नवाब सिराजुद्दौला नहीं था, वो तो बंगाल का नवाब था। ठीक है, तो क्लाइव को डर था कि कहीं नवाब मराठों के संरक्षण में ना चला जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कहां से प्राप्त हुए और किस वर्ष प्राप्त हुए? देखो सबसे हल्का सवाल है आज का, आज की क्लास का सबसे हल्का सवाल है, कहां प्राप्त हुआ। ठीक है, पूर्व पाषाण काल मतलब होता है पाषाण काल। पाषाण काल दोस्तों हम 3 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले का मतलब है आपका, पहले का नाम है प्रागैतिहासिक काल, दूसरे का है आदिऐतिहासिक काल और तीसरे का है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल में पढ़ते हैं। ठीक है, पाषाण काल, पाषाण काल 3 प्रकार का है, इसमें हम पाषाण काल पढ़ते हैं, ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं। ठीक है, मानव का विकास पढ़ते हैं। इसमें पाषाण काल में 3 प्रकार का है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल में 3 प्रकार का है, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, अब जो सवाल है ये पूर्व पाषाण कालीन, यानी कि दोस्तों ये जो है इस काल की बात कर रहा है। ठीक है, इस काल की बात कर रहा है। तो पूर्व पुरापाषाण काल
का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है 1863 में। और कहाँ मिला है दोस्तों? ये मिला है मद्रास, मद्रास के पल्लवरम, पल्लवरम और अतीरपक्कम में। क्या मिला है? अगर बात करते हैं क्या मिला है तो हस्त कुठार मिला है। क्या मिला है? हस्त कुठार, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। क्या मिला दोस्तों? 1863 में। पूरा प्रश्न काल की बात कर रहा है, ठीक है, मद्रास में, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, और पल्लवरम अतिप्रक्कम में मिला है। क्या मिला है? हस्तकुठार, हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस उद्देश्य से लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकॉफ, जिसको क्या बोला गया दोस्तों? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोला गया है, इसको अखबारों को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोला गया है। ठीक है, निम्न में से किस उद्देश्य से लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकॉफ को दूत बनाकर रणजीत सिंह के पास भेजा था? रणजीत सिंह दोस्तों, रणजीत सिंह आप सभी जानते होंगे, ठीक है, जिन्होंने सिख राज्य की स्थापना की थी। रणजीत सिंह, ठीक है, 1799 में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, अंग्रेज पंजाब को नेपोलियन के विरुद्ध एक मोर्चा बनाना चाहते थे। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि रणजीत सिंह पश्चिम में सतलज से आगे नहीं बढ़ पाए। तीसरा, मिंटो चाहता था कि रणजीत सिंह अंग्रेजों का मित्र बनकर भारत के आंतरिक युद्ध में उसकी मदद करे। आपको बताना है कि भाई जो लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकॉफ को रणजीत सिंह के पास जो भेजा था वो किस लिए भेजा था? सवाल आपका ये है। ठीक है, आपके सामने 30 सेकंड है और ऑप्शन आपके सामने ये रहे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों। ठीक है, तो देखो 1800 कब भेजा था? 1809 में भेजा था। 1809 में हुआ क्या? देखो उस समय फ्रांस में, यूरोप में सबसे ज़्यादा जो डर था वो नेपोलियन बोनापार्ट का था। ठीक है, वह चारों तरफ हाहाकार मचा रहा था उस समय। तो अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं जो पंजाब को, कि भाई ऐसा ना हो कि भारत में भी आ जाए, ठीक है, और भारत की धरती पर भी कदम रख दे वो। तो इसलिए मेटकॉफ ने मिंटो ने मेटकॉफ को दूत बनाकर भेजा रणजीत सिंह के पास कि भाई अंग्रेज पंजाब को नेपोलियन के विरुद्ध एक मोर्चा बनाना चाहते कि भाई अगर वो आए तो मोर्चा बन सके। ठीक है, तो ये ठीक है, इसका दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या किया गया? 1809 में अमृतसर की संधि की गई, अमृतसर की संधि की गई, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध एक मोर्चा बना जाए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल फर्स्ट ठीक है इसका। 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। अल्तमगा जागीर की शुरुआत अकबर ने की। दूसरा, अल्तमगा जागीर हस्तांतरणीय थी। तीसरा, यह जागीर उन परिवारों को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। कौन सा ठीक है? बहुत ही बढ़िया सवाल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाल। और 99% मैंने कहा कि ये जो सवाल है वो आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, 99% आने की संभावना नहीं की। ठीक है, इसलिए देखो मैं कभी कभी हिस्ट्री क्लास लाता हूँ तो ऐसे सवाल लाता हूँ जो आपके काम भी आए। ठीक है, ऐसे बेहतरीन सवालों का मिश्रण लाता हूँ मैं, ताकि दोस्तों अगर आप 1 घंटा बर्बाद भी करें तो उसमें 1-2 सवाल लेकर जाएं। ठीक है, अगर आपको देखो हमारा कोर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। डेली
ऐसे 300 सवाल मैं करवाता हूँ डेली, ठीक है। तो चयन कीजिए। देखो सबसे पहले बात यह है, जो अल्तमगा जागीर थी दोस्तों, अल्तमगा वो अकबर ने नहीं, जहांगीर ने शुरू की थी, जहांगीर ने, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अल्तमगा जागीरें हस्तांतरण थी, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है हस्तांतरण थी, यानी कि हस्तांतरणीय नहीं थी, दूसरा गलत, ठीक है। तीसरा, यह जागीर उन परिवारों को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। वेरी वेरी मोस्ट, इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा सवाल है ये, तीसरा ऑप्शन ठीक है। तो इस हिसाब से केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन देख लीजिए, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के गुरु बंदा बहादुर सिंह हुए, ठीक है, हुए। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या पटना में हुई। तीसरा, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक है। चौथा, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक ताकत बने। बहुत 3 सवाल है यार, 5 स्टार का सवाल है, 5 स्टार, इसको आप दोस्तों 5 स्टार मान लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम छांटा हुआ सवाल है, सिलेक्टेड सवाल है ये आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल सिलेक्ट सवाल है ये। सिलेक्टेड सवाल आपके लिए। देखो टाइम लग रहा है, सवाल को देखिए, सवाल का लेवल देखिए, बिल्कुल वन लाइनर नहीं है सवाल, सवालों का लेवल है कुछ। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखो, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के गुरु बंदा सिंह बहादुर बने। देखो गोविंद सिंह 10वें थे और ये अंतिम थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनके बाद में कोई भी जो है गुरु नहीं बने, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या पटना में हुई, गलत, क्योंकि हत्या नहीं दोस्तों, इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जन्म पटना में हुआ था। अगर बात करें हम हत्या की, तो इनकी हत्या हुई थी महाराष्ट्र के नांदेड़ में। कहाँ? नांदेड़ में, ठीक है, नांदेड़ में। तो इसलिए नांदेड़ एक्सप्रेस चलती है, ट्रेन सीधी महाराष्ट्र जाती है, ठीक है, तो दूसरा गलत। तीसरा, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये जो है गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक, ठीक है, तीसरा ठीक है। चौथा, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक ताकत बने, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने औरंगजेब का मुकाबला किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कहा था ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा और चौथा। दोस्तों अगर सवाल का लेवल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जाना, ठीक है, अगर जा भी रहे तो आप लाइक करके शेयर करके जाना आप, ठीक है दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आगे भी आपको काम पड़ेगा, आगे भी सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि देखो दोस्तों, हमारे पास हमारी जो क्लास में सवालों को लेवल थोड़ा हाई रहता है, इसलिए कुछ बच्चे डर कर चले जाते हैं कि भाई यार हमारे तो एक भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखो डरना नहीं किसी को, पहली बात तो ये है, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ तो नया मिल रहा है आपको, ठीक है, तो डरना नहीं है। यदि शरीर का एक भाग खराब हो जाए, ठीक है, तो शीघ्रता से काट देना ही ठीक है, ताकि सारे शरीर में विष यानी कि जहर न फैले। यह किसका कथन है दोस्तों? बहुत ही फेमस ये उक्ति है। कहते हैं कि अगर हमारे एक अंगूठे में दोस्तों कहते हैं जहर फैल जाए तो अंगूठे को काटना ठीक रहता है, ताकि पूरे शरीर में जो है जहर न फैले, ठीक है। तो ये जो उक्ति है किसकी है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, सरदार पटेल ने, पंडित नेहरू ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन, वेरी वेरी मोस्ट। देखो ये आ चुका सवाल है,
जेबी स्टडी पॉइंट पर ऐसे ही सवालों का भंडार है। ठीक है, आपके सामने 246वां प्रैक्टिस सेट है और सभी प्रैक्टिस सेट जो हमारे ऐप में है, आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। नवरात्रों का दिन चल रहा है, आप जो है हर एक कोर्स पर 1000 की छूट पा सकते हैं, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो। 6 महीने की बात करें तो अब 1000 की छूट के साथ में 2000 रुपये का है। ठीक है, क्योंकि 3000 रुपये का कोर्स है। 1 साल का 3000 का मिलेगा आपको अब फिलहाल नवरात्रों में, और 2 साल का 4000 रुपये का मिला। ठीक है, जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल रहा है दोस्तों। ठीक है, हमारा नंबर है 8218345167। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी हमारे ऐप पर बिल्कुल फ्री। दोस्तों देखो, ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कब कहा था? जब विभाजन हो रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो सरदार वल्लभ पटेल ने कहा था कि भाई अब विभाजन ही लास्ट हथियार है। अगर हमने विभाजन नहीं किया तो हिंदुस्तान के, भारत के हर एक दफ्तर में, हर एक समाज में एक छोटे छोटे पाकिस्तान बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि अगर ऐसा ना हो भाई, छोटे छोटे पाकिस्तान बनने से अच्छा है कि इनको अलग ही कर दिया जाए। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस में से अश्व, नमक, चमड़ा और वस्त्रों के व्यापार का उल्लेख हुआ है? देखो कितना बढ़िया सवाल है, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, बृहदारण्यक ब्राह्मण, ऐत्रेय, छांदोग्य। बढ़िया सवाल है दोस्तों। ठीक है, अश्वन, घोड़ा, नमक, चमड़ा और वस्त्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, उपनिषद है यजुर्वेद का। कौन से का? शुक्ल का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर अभिलेखों में किस अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है? पहला है बेशनगर, MP मध्य प्रदेश, बड़बी राजस्थान। ठीक है, गोसुंडी राजस्थान, पभोवा राजस्थान, धनदेव अयोध्या उत्तर प्रदेश, कलश ये पिपरहवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब बताइए दोस्तों, तो ये जो अभिलेख आपके सामने है ये कौन सी भाषा में है और कौन सी इनकी लिपि है? इनकी प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है, कौन कौन से? तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप में से किसी पर ये नहीं बतेगा। बहुत ही अच्छा लेवल है ये। और देखो इसमें दोस्तों 6 तो आपके सामने अभिलेख हैं और आपको क्या क्या पता हो भाई कहाँ तक आप जो सर्च करोगे। तो देखो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, 5वां भी ठीक है और छठा भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सभी जो अभिलेख हैं इनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस ग्रंथ में बिंबिसार को राजाओं का सिंह कहा गया है? राजाओं का सिंह कहा गया है। इसको क्या बोला गया है दोस्तों? श्रेणी बोला गया है, इसको श्रेणी बोला गया है बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार यह जो है दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था। इसका बेटा कौन था? अजात शत्रु था। अजात शत्रु। इसको क्या बोला गया दोस्तों? हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला गया है। पितृहंता वंश। ठीक है, तो पहला है अट्ठकथा, महाभग, सुमंगल विलासिनी, महावंश, उत्तराधन सूत्र, कथाकोश या औपापतित सूत्र। तो बिंबिसार को राजाओं का सिंह कहा गया है दोस्तों। किस में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ई में कहा गया है।
यह क्या है, यह महावीर स्वामी की अंतिम वाणी है। इसमें अंतिम जो वाणी थी, कहते हैं जब इंसान दोस्तों महानिर्माण होता है, निर्माण प्राप्त करता है, तो उसमें जो कुछ अंतिम वचन होते हैं, ठीक है, अंतिम इच्छाएं होती हैं, उसमें जो महावीर स्वामी की अंतिम इच्छा थी, अंतिम वचन थे, उनको उत्तराधन सूत्र में शामिल किया गया है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ई 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राणों में उग्रसेन को नंद वंश का स्थापक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा, महाबोधि वंश में महापद्म नंद को नंद वंश का स्थापक कहा गया है। तीसरा, यूनानी लेखकों ने नंद सम्राट को अग्रमीज कहा गया है। सत्य कथन का चयन कीजिए। बढ़िया सवाल है। तुम देखो, आपकी कहते हैं ना भाई, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपके सामने पेश होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है और लेवल इसका हाई है, ठीक है। आपने सबने पढ़ा होगा, परंतु वही वाली बात है दोस्तों को, जब सवाल सामने होता है तो याद नहीं रहता, दिमाग काम नहीं करता। तो देखो, प्राणों में, सवाल को देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, घुमाया गया केवल आपको। प्राणों में उग्रसेन जो थे, जो प्राणों में महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक कहा गया है, ठीक है। प्राणों में महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक कहा गया है, जबकि महाबोधि वंश में उग्रसेन को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखो, प्राणों में महापद्म नंद को नंद वंश का स्थापक कहा गया है, जबकि महाबोधि वंश में उग्रसेन को नंद वंश का स्थापक कहा गया है। देखो, आपस में ये मिश्रित हो रहे हैं, तो इसलिए पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है। तीसरा ठीक है, क्योंकि यूनानी लेखकों में ने नंद सम्राट को अग्रमीज कहा गया है, तो केवल तीसरा ठीक है। तो केवल तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओहो, क्या बात है। दोस्तों, 12वां सवाल कथन ए कहता है कि राजस्थान में मराठों ने चौथ तथा सरदेशमुखी की वसूली की मांग नहीं की। कारण, क्योंकि यहाँ पर मामलत कर यानी खराज लगाया जाता था। आपको बताना कौन सा ठीक है या पहला ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर व्याख्या सही, ठीक है। दूसरा, ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों देखो, मराठों ने महाराष्ट्र में क्या किया, वहाँ पर चौथ भी लगाया और सदेशमुखी भी लगाया, ठीक है। जबकि राजस्थान में उन्होंने ये दोनों नहीं लगाए। पहला ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसका कारण जो था वो ये था कि मराठों ने राजस्थान में मामलत कर यानी खराज कर लगाया था, ठीक है। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और जो कारण आ रहा है एक सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपके सामने कि इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता प्राप्त, ठीक है, खलीफा अल मुस्तशीर से। दूसरा, इक्ता इलबरी तुर्क के अलावा सेल्जुक व विवाहिदी शासक भी प्रदान करते थे। तीसरा, इक्ता व्यवस्था दोस्तों, ठीक है। इल्तुतमिश ने फिरोज को 1228 में बदायूं की इक्ता प्रदान की। कौन कौन सा ठीक है। देखो, बढ़िया सवाल है, हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा हो।
बढ़िया सवाल है दोस्तों। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 36 तक शासन करता है, ठीक है। और 1221 में चंगेज खान का आक्रमण होता है, चंगेज खान, ठीक है। और 1229 में खलीफा का मानपत्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, इक्ता इलबरी के अलावा सेल्जुक व विवाहिदी शासक प्रदान करते थे, ठीक है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, इल्तुतमिश ने फिरोज को 1228 में बदायूं का इक्ता प्रदान किया, तीसरा भी ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुर्शीद कुलीन खान ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया। बहुत बढ़िया सवाल है। पहला, उसने सभी जागीर भूमि को राज्य के अधीन कर लिया। दूसरा, उसने नवीन मुरासिब का निर्धारण किया। तीसरा, उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित की। चौथा, उसने रैतबाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महलबाड़ी व्यवस्था लागू की। तो मुर्शीद कुलीन खान ने 1727 ये बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक था, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक था, ठीक है। और ये नायब सूबेदार था, अंतिम औरंगजेब के द्वारा अंतिम नायब सूबेदार था, ठीक है, मुर्शीद कुलीन खान। और ये दक्षिण का ब्राह्मण था, याद रखिएगा, दक्षिण का ब्राह्मण था। जब मुगल दरबार में जब स्वार्थ ज़्यादा बढ़ गया, राजनीति ज़्यादा बढ़ गई, सैयद बंधु का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया, तब यह यहाँ से नाराज होकर कहाँ चला गया, बंगाल चला गया। और वहाँ पर इसने दोस्तों स्वतंत्र बंगाल की राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो यह कहलाता है बंगाल, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक, ठीक है। तो वहाँ पर इसने जो व्यवस्था कायम की वो थी छोटे छोटे जमींदार थे उनको मिटाकर बड़े बड़े जमींदारों को लाना, ठीक है। तो उसने जमींदारी व्यवस्था से लागू की। कौन सी व्यवस्था? इजारेदारी व्यवस्था। इसको लगाया है यहाँ पर इजारेदारी व्यवस्था, ठेके वाली। ठेके वाली इनकी व्यवस्था लागू की, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसने रैतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महलबाड़ी व्यवस्था लागू की। जबकि ये भी इसका सही हो जाएगा, उसने सभी जागीर भूमि को राज्य के अधीन कर लिया, ठीक है। उसने नवीन मुरासिब का निर्धारण किया, उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित की, इसको लगाया है इजारेदारी। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। 15, गांधी जी द्वारा निम्न महानुभावों को दी गई उपाधियों में कौन सा सही नहीं है? पहला, मोहनलाल पंड्या डुंगली चोर, झवेरचंद मेघाड़ी राष्ट्रीय शायर। तीसरा, रविशंकर महाराज सवाई गुजराती, या मेडलिन स्लेड मीराबाई। तो दोस्तों देखो, जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। रविशंकर महाराज को दोस्तों उन्होंने गुजरात के पिता कहा, गुजरात के पिता। और 1984 में सरकार ने 1 लाख रुपए की डाक टिकट उनके नाम से जारी किए। डाक टिकट। एक गांधीवादी नेता थे, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थे ये।
1915 में गांधी से मिले और स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया। ठीक है, रविशंकर व्यास नाम था इनका, व्यास। ठीक है, और देखो मोहनलाल पांड्या की उपाधि जो दी उनको, डुंगली चोर कहा उन्होंने, और झवेरचंद मेघाड़ी को उन्होंने राष्ट्रीय शायर कहा, और गांधी जी ने मैडलिन स्लेट को मीराबाई कहा था। ठीक है, जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे पहली बार कितनी राशि ग्रामीण खरीद बिक्री संघ को आवंटित की गई थी? 2,96,000, 3 लाख, 4.5 लाख, 9,75,000 या 6,26,000 रुपये। सवाल को समझिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़िया सवाल है। वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 इनका कार्यकाल था। ठीक है, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया, उन्होंने क्या किया दोस्तों? 4,50,000 रुपये ग्रामीण खरीद बिक्री संघ को आवंटित की थी। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह निम्न में से किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह रॉबर्ट्स, अशोक मेहता, बेंजामिन डिज़राइल या जॉन ब्रूस ने। देखो इतना बढ़िया सवाल है ये, कई बार जब में आता है कि भाई 57 के विद्रोह को किसने क्या कहा, तो प्रथम स्वतंत्रता किसने कहा? बी डी सावरकर ने कहा। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने केवल मुसलमानों का विद्रोह कहा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा था फ्रेंड्स अशोक मेहता ने कहा था और बेंजामिन डिज़राइल ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कथन ए कहता है कि मरणोत्तर काल में भूमि अनुदान के पीछे राजनीतिक लाभ कृषि योग्य भूमि का विस्तार की भावना निहित थी। कारण क्योंकि ब्राह्मणों को दान में प्राप्त भूमि बंजर होती थी। ठीक है, तो कौन सा ठीक है? बढ़िया सवाल एकदम। सवाल एकदम बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ठीक है, मरणोत्तर काल में 184 से लेकर 319 तक की बात बता रहा है ये। तो गुप्त काल से पहले और मौर्य काल के बाद का जो समय था, मरणोत्तर काल में भूमि अनुदान के पीछे राजनीतिक लाभ कृषि के भूमि का विस्तार की भावना निहित थी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शासक चाहते थे कि भाई जो भी खराब भूमि है, बंजर भूमि है, उसको दान में दे दी जाए। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मणों को दान में प्राप्त भूमि जो थी वो बंजर थी, ताकि ब्राह्मण किसी को दे दें और उस पर खेती कोई कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है एक सही व्याख्या करता है। अठारह 19 भी ये है, ओ 20। दोस्तों एक सवाल जो है मिस हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी के परिक्रमण एवं परिवहन का उल्लेख है। दूसरा, आर्यभट्ट के काल क्रियावाद में समय गणना की विधियां हैं।
10 गीता का बाद में गणित के सरल सूत्र का उल्लेख है और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आर्यभट्ट ने बताया है। तो आर्यभट्ट से समझ नहीं है। देखो कई बार आ चुका है आर्यभट्ट के बारे में या ब्राह्मीर के बारे में, ठीक है, ब्राह्मीर के बारे में या ब्रह्मगुप्त के बारे में आता ही आता है। तो दोस्तों आर्यभट्ट उन्होंने कहा कि उन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के चारों ओर जो है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है। आर्यभट्ट के काल क्रियावाद में समय गणना की विधियां बिल्कुल ठीक है। 10 गीता का बाद में गणित के सरल सूत्र का उल्लेख किया गया है, जबकि 14 गलत है। ब्रह्मसूत्र में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख बताया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर किसी को दोस्तों हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, नया कोर्स शुरू हो चुका है, नया बैच, देखो नवरात्र का ऑफर चल रहा है, 1000 की छूट है। 6 महीने का कोर्स हमारा 3000 रुपये का है, अब मिलेगा 2000 रुपये का केवल अब, ठीक है। 1 साल का 4000 रुपये का है, अब मिलेगा 3000 रुपये का। 2 साल का 5000 रुपये का है, अब मिलेगा आपको 4000 रुपये का। नवरात्र का ऑफर तो 10,000 तक, ठीक है। हमारा नंबर है 8218345167, संपर्क कर सकते। धन्यवाद। कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। इसकी PDF आप हमारे JB स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में जाकर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।